लोकसभा चुनाव पर यह हमारा सबसे बड़ा कार्यक्रम है, इस बार आर पार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। अपने इस खास शो में हम बात करने वाले हैं यूपी की हॉट सीट मुजफ्फरनगर की, जहां से 2014 और 19 की मोदी लहर में संजीव बालियान ने जीत दर्ज की थी। इस बार वो जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं। ये सीट वाकई बहुत हॉट है। मोदी का 400 पार का अश्वमेध किस गति से चल रहा है, इसका अंदाजा मुजफ्फरनगर के चुनाव से लगने वाला है। बस समझिए, मुजफ्फरनगर में वोटिंग की घड़ी आ ही गई है। मुजफ्फरनगर में पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। तो बिना देर किए आपको बताते हैं मुजफ्फरनगर की महाभारत में इस बार कौन कौन मैदान में है। मुजफ्फरनगर के उम्मीदवारों के बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं। संजीव बालियान बीजेपी की तरफ से हैं, हरेंद्र सिंह मलिक समाजवादी पार्टी की तरफ से और दारा सिंह प्रजापति बीएसपी की तरफ से। तो शिवेंद्र, ये तीन दिग्गजों की हम बात कर रहे हैं। आप देखिए, 2013 के दंगों के बाद मुजफ्फरनगर की सीट हॉट सीट हो गई है और बड़ी महत्वपूर्ण सीट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जहां पे अगर आप देखिए बाय एंड लार्ज ध्रुवीकरण का मुद्दा छाया रहता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस बार कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, ये मुद्दा तो वहां रहने वाला ही है। इस बारे में तो बात लगातार कैंडिडेट्स कर ही रहे हैं और उसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चाहे वो किसानों को मुद्दा हो या फिर जो अंदर जो भीतरघात है बीजेपी में खास तौर पर, उसको लेकर के भी इस बार मुद्दा बना हुआ है कि क्या ये मुश्किल पैदा करेगा, क्योंकि हरेंद्र मलिक बड़े नेता हैं और उनका जनाधार भी काफी है, बहुत लंबे समय से वहां पर राजनीति कर रहे हैं, तो चुनौती बड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो जो अंदर के लोग हैं, जिसमें संगीत सोम का नाम आता है, बाकी और लोगों का नाम आता है, इन लोगों को टिकट न मिलने की वजह से जो अंदर माहौल पैदा हो रहा है और ये जो जातियों में बढ़ जाने वाली बात है कि अभी बीच में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनको जाकर के वहां पर तमाम बातें कहनी पड़ी थी कि ठाकुरों को एकजुट करने के लिए। ये सब जो मुद्दे उठ रहे हैं वो अंदर की भीतरघात को दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डर पैदा है और इन सब चीजों से पार पा करके ही साफ होगा कि आखिरकार सीट पर कब्जा किसका होगा। जैसे आपने बताया, 10% वोटर्स जो ठाकुर हैं, ठाकुर नाराज हैं। संगीत सोम खुलेआम अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, सीएम को जाकर हस्तक्षेप करना पड़ा और अभी भी दबी आवाज में वो विरोध समझ में आ रहा है। तो आपको लग रहा है कि अंदरूनी कलह जो है संजीव बालियान पर भारी पड़ सकती है? देखिए, अभी ये साफ तौर पर तो नहीं कहा सकता, क्योंकि जिस तरह से बड़े नेता कोशिश कर रहे हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे राजनाथ सिंह हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अलग अलग जहां पर कैंपेनिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर जो एक कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट्स के जो खुद के अपने जनाधार होते हैं वो नुकसान पैदा करते हैं, क्योंकि संगीत सोम लंबे समय से लगे हुए थे कि वहां से उनको टिकट मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। और ये नाराजगी और ये जो दुविधा की स्थिति पैदा होती है, इससे ये जरूर असर डालेगी, क्योंकि संगीत सोम का भी वहां पर मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से काफी अच्छा जनाधार है और ये उम्मीद की जा रही थी उनको टिकट मिलेगा। लेकिन जो हालात अब पैदा हो गए हैं वो ये कि अगर ये नाराजगी समय रहते दूर की जाएगी, जिसको बीजेपी कहती है कि हमने दूर कर लिया है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ये कोर वोटर है बीजेपी का, और ये कोर वोटर अगर 10% नाराज होता है तो उसका असर नतीजों में जाहिर सी बातें देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो जैसे हमने देखा मुजफ्फरनगर में तो तीनों ही उम्मीदवार दिग्गज हैं, लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला दिख रहा है। इसके लिए आपको दोनों उम्मीदवारों की ताकत समझनी होगी। बीजेपी से 51 साल के संजीव बालियान मैदान में हैं, जो मौजूदा वक्त में मोदी सरकार में राज्य मंत्री हैं। वो पहली बार 2014 में चुनाव जीते थे और उसके बाद 2019 में फिर से उन्होंने जीत दर्ज की थी। संजीव बालियान जाट समाज से आते हैं और इस समाज में उनकी अच्छी पकड़ है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने उनके खिलाफ 69 साल के पूर्व राज्यसभा सांसद हरेंद्र मलिक को अपना उम्मीदवार बनाया है। हरेंद्र मलिक 1985 से राजनीति में सक्रिय हैं। बीजेपी उम्मीदवार संजीव बालियान को जीत की हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए इन्हें अपने 40 साल के राजनीतिक अनुभव को झोंकना होगा। वो 4 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं, जबकि 5वीं बार अब वो चुनाव मैदान में है। ये भी जाट समाज से आते हैं और उसमें अच्छा खासा रसूख रखते हैं। तो कुल मिलाकर के ये इक्वेशन भी बहुत असर डालने वाली है। दोनों जाट समाज से हैं, दोनों का लंबा इतिहास है। तो दोनों ही जाट समाज से, दोनों ही दिग्गज नेता। संजीव बालियान हैट्रिक लगाने के चक्कर में लगे हुए हैं, उनको लग रहा है इस बार हो सकता है। इधर हम हरेंद्र मलिक की बात कर रहे हैं, ये भी बहुत ही अनुभवी और मजे हुए नेता हैं और अच्छी पकड़ उनकी मानी जाती है। तो आपको क्या लग रहा है, जाट समाज का भी वोट उनको मिलेगा? और जाहिर सी बात है मुस्लिम वोट तो जाएगा ही। देखिए, जाट समाज का वोट तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा साफ तौर पर, संजीव बालियान की बात हो और चाहे दूसरे जो उनके
अगेंस्ट खड़े हुए हैं उनकी बात हो, दोनों जाट समाज से हैं, तो वो वोट तो अपनी अपनी जो नेटवर्क है, जो अपना अपना जनाधार लंबे समय से रहा है, उसके हिसाब से बटेगा। यहाँ पर बात आती है जो कोर वोटर बीजेपी का है, इसीलिए तो चिंता की बात थी कि ठाकुरों का वोट कितना बटेगा या कहीं ऐसा ना हो नाराज हो जाए। दूसरा, मुस्लिमों को लेकर के जो साफ तौर पर दिखता है कि बीजेपी के साथ वो नहीं जाने वाले, तो जो उनका कोर वोटर है उसको समझाना बहुत जरूरी बीजेपी के लिए हो गया था, इसीलिए बड़े नेता भी सामने आए। और जो अंदर संगीत सोम हो गए या उनके साथ वाले तमाम ऐसे लोग हैं जो फील्ड में रह के काम करते, जो सामने तो कहते हैं कि हम बीजेपी यानी पार्टी के लिए काम करेंगे, लेकिन उनका कैंडिडेट से नाराज रहना भी एक तरीके से इशारा करता है कि वो बहुत खुलकर सपोर्ट नहीं करने वाले और खुल करके मेहनत नहीं करने वाले। तो ये सब इक्वेशन इस पूरे मामले को बड़ा दिलचस्प बना देते हैं। लेकिन इस बार बड़ा सोच समझ के सपा ने भी कैंडिडेट उतारा है। अगर आप देखिए, अनलाइकली नॉन मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है उन्होंने, जाट समाज से उतारा है। तो आपको लगता है कि ये जाट और मुस्लिम मिलकर एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं सपा के लिए? बिल्कुल, देखिए वहां पर जाट का बाहुल्य है और जाटों के नेता के तौर पर अगर कोई आता है तो जाहिर सी बात है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी होगी। और समाजवादी पार्टी को पता है कि मुस्लिम वोट उनका इस बार बटने वाला नहीं, क्योंकि एक तो बीजेपी के साथ होने जा रहा, कांग्रेस ने भी जिस कैंडिडेट को खड़ा किया है उसका जाटों में ज्यादा वर्चस्व है, मुस्लिम्स में नहीं है। और समाजवादी पार्टी ये मान के चलती है कि जहां पर ऐसी कोई दुविधा ना हो वोटर के सामने, वहां पर मुस्लिम वोटर उनके साथ ही जाता है। तो जो उन्होंने हरेंद्र मलिक को उतारा है, हरेंद्र मलिक का बहुत लंबा करियर रहा है और लंबे करियर में वो जाटों के लिए न सिर्फ लड़ते रहे हैं बल्कि कई बार जो वहां पर जीत करके भी आए हैं। तो वो जो इक्वेशन बनती है और इतने लंबा करियर और इतनी उम्र भी ऐसी हो गई जो अनुभव दिखाती है, तो ये सब चीजें उनके लिए पॉजिटिव हो सकती हैं। शायद यही सब सोच करके रणनीति बनाई गई और उसका उनको फायदा मिलने की उम्मीद लग रही है। तो अब मुजफ्फरनगर का अंगणित भी समझ लेते हैं। यहाँ पर 5 विधानसभाएं हैं। बुढ़ाना जो आरएलडी के पास है, चरथावल समाजवादी पार्टी के पास है, मुजफ्फरनगर बीजेपी के पास है और खतौली आरएलडी के पास है। सरधना भी समाजवादी पार्टी के पास है। मुजफ्फरनगर संसदीय क्षेत्र में कुल 5 विधानसभाएं हैं, जो कि 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां पर बीजेपी सिर्फ एक जीत पाई थी, मुजफ्फरनगर शहर, जहां के विधायक कपिल देव अग्रवाल योगी सरकार के मंत्री हैं। बाकी 2 विधानसभा सीटों पर जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी और 2 पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा कर लिया था। अच्छा शिवेंद्र, अगर आप देखिए पिछली बार सपा बसपा और आरएलडी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, इस बार तो आरएलडी एनडीए में चली गई है। तो अब उस तरह से अगर देखा जाए, संजय बालियान की बात करें तो उन्होंने अजीत सिंह को बहुत ही कम मार्जिन के साथ हराया था, लेकिन अब आरएलडी खुद इनके साथ है, तो अब तो चुनाव एक तरफा होना चाहिए। देखिए इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन ये इनका प्लस पॉइंट है और शायद इसी प्लस पॉइंट को पाने के लिए बीजेपी ने समय रहते, जैसे ही ये जोड़ तोड़ शुरू हुआ, जयंत चौधरी को अपने साथ मिला लिया। उससे क्या है कि यहाँ पर उनकी 2 सीटें हैं, बाकी की बची 3 सीटों में 1 सीट बीजेपी के पास है और 2 समाजवादी पार्टी के पास है। तो जो ये 2 सीटें हैं जहां पर किसान बाहुल्य है, जहां पर जाटों का वर्चस्व भी है और जयंत चौधरी का भी एक तरीके से जोर है, तो उनको मिला लेने से जाहिर सी बात है इन सब जगहों से उनको फायदा मिलेगा। और लोकसभा के चुनाव में आमतौर पर देखने को मिला है कि जहां ज्यादा से ज्यादा विधानसभाएं जिस पार्टी के पास होती हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास होती है, उसको फायदा इसलिए मिलता है क्योंकि विधानसभा में उनका विधायक लगातार मौजूद रहता है और एक तरीके से वो चेहरा होता है पार्टी का। और लंबे समय तक यानी 5 साल तक जो विधानसभा का कार्यकाल होता है, उस दौरान वो जो क्षेत्र में काम करता है वो सीधे सीधे जुड़ता है उसके राष्ट्रीय स्तर पर, यानी उसकी पार्टी में जुड़ता है और लोकसभा में उसका फायदा मिलता है। और बीजेपी ने शायद ये सारी चीजें ध्यान में रखी होंगी और इसी के चलते जो ये जयंत चौधरी को मिलाने का काम किया, आनंद फानंद में उनके दादाजी को भारत रत्न दिया गया, उनकी तमाम शर्तें मानी गई, सीटें शेयरिंग की गई और अपनी तरफ मिला लिया गया। तो ये एक तरीके से 2 तरफा फायदा हुआ उनका। एक तो उनके साथ आकर के उनके साथ जुड़ गए तो उनका फायदा होना है वोटों के रूप में, क्योंकि 2 सीटें भी उनकी। दूसरी बात यह है कि जो उनकी जो ऑब्वियस कंटेंडर है समाजवादी पार्टी, उनको वहां पर डैमेज भी हुआ। यानी एक तरीके से ये बहुत ही उनके लिए प्लस प्लस सिचुएशन है। अब ये कितना वोटों में तब्दील होती है। अब हम आपको यहाँ के जाति समीकरण समझाते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप इन आंकड़ों पर नजर डालिए, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कितना कठिन है संजीव बालियान के लिए ये चुनाव। अगर मुजफ्फरनगर के जाति समीकरण की बात करें तो इस सीट पर सबसे ज्यादा 28% मुस्लिम वोटर्स हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा 22% जाट वोटर्स हैं। यानी देखा जाए तो मुस्लिम और जाट मिलाकर इस सीट पर 50% होते हैं। इसके बाद दलित 18%, गुर्जर 10% और अन्य वर्ग के 22% वोटर्स हैं। और संख्या के हिसाब से अगर आपको बताएं तो इस सीट पर लगभग 5 लाख मुस्लिम वोटर हैं, 2 लाख दलित वोटर और 1.5 लाख जाट वोटर है। 1,30,000 कश्यप, 1,20,000 सैनी, 1,15,000 वैश्य और अन्य जातियों के वोट हैं।
इस सीट पर जाट और मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। 2013 के दंगे के बाद बीजेपी का इस सीट पर जनाधार लगातार बढ़ा है। तो शिवेंद्र, ये जो आंकड़े अभी आपने बताए, मैंने भी बताया, तो इसको देखकर आपको क्या लगता है, मुस्लिम जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे? बिल्कुल, पूरा चुनाव पलटने की ताकत रखते हैं। बिल्कुल। देखिए, यही तो चिंता की बात है बीजेपी के लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए। समाजवादी पार्टी की दूसरी चिंता है और बीजेपी की दूसरी चिंता है। लेकिन यहाँ पर जो निर्णायक वोटर है, नंबर 1 पे मुस्लिम ही है, दूसरे नंबर पर जाट आता है। मुस्लिम 28% हैं और उसकी वजह से यहाँ पर बगैर मुस्लिम्स का ध्यान दिए हुए या उनको लुभाए हुए यहाँ की सीट निकलनी मुश्किल है। और इसीलिए जोड़ तोड़ सारा समीकरण बनाया बीजेपी ने और समाजवादी पार्टी इसी से चिंतित थी। हालांकि समाजवादी पार्टी के पास एक फैक्टर और भी है कि ये मुस्लिम वोटर उनका ऑब्वियस सा वोटर लगता है। कांग्रेस में बहुत ज्यादा जाने की उम्मीद नहीं है और बीजेपी की तरफ जाएगा नहीं, तो 28% में से ज्यादा शेयर जो जाएगा वो ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ उनको जयंत चौधरी को खोने की वजह से नुकसान होता हुआ दिख रहा है। एक तो उनके वहां पर जनाधार बड़ा है और उनके जाट वोटर ज्यादा हैं। दूसरी बात यह है कि उनकी 2 विधानसभा में सीटें हैं। तो ये जो इक्वेशन बनती है ये इतनी कड़ी और कांटे की टक्कर दिखाती है कि आखिरी मोमेंट तक, यानी आखिरी राउंड की काउंटिंग तक नहीं तय हो पाएगा कि आखिरकार कौन वहां से सीट निकाल पाएगा। इस बार इतना आसान नहीं हो रहा है कहना। तो जैसे हमने बोला कि मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं, जाहिर सी बात है सपा के खाते में जाएंगे और जाट वोटर्स भी जो हैं कुछ सपा के खाते में जाएंगे। तो ऐसे में आपको लगता है कि ध्रुवीकरण का फायदा जो है सपा को मिल सकता है? देखिए, ध्रुवीकरण का फायदा बीजेपी जिस लिहाज से अपने पाले में करना चाहती है उसका जो नेचुरल सा फायदा है, जिसको कहते हैं बाई प्रोडक्ट की तरह, वो दूसरी पार्टी को जाता जरूर है। अगर वो ध्रुवीकरण करती है और किसी तरह से यहाँ पर हिंदुओं को लामबंद करने की कोशिश कर लेती है, लार्जर उसमें बात करें तो जाटों को ही नहीं सिर्फ हिंदुओं को करने में बात कर लेती है, तो सारी जातियां अगर मिलकर के अगर थोड़ा बढ़ेंगी बीजेपी की तरफ तो मुस्लिम वोटर और ज्यादा कंसोलिडेटेड होकर के समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा और कांग्रेस में भी छिटकेगा, लेकिन इतना नहीं। और ये फायदा समाजवादी पार्टी को होता हुआ दिखता है, लेकिन ये इसको कितना रूट लेवल पे कितना काम कर पाते हैं, क्योंकि जिस तरह का बीजेपी का पूरा गढ़ व्यूह रचना रहती है वैसा दूसरी पार्टी को दिखती नहीं। लेकिन हाँ, एक और चीज है, एंटी इनकम्बेंसी जो होती है वो भी बहुत बार काम करती है और जो वहां पर अंदर की नाराजगी है वो भी एक नुकसान कर सकती है। तो वही सारी चीजें एक बार फिर से सिचुएशन वही बनती हुई दिखती है कि दिखता जितना है उतना आसान किसी के लिए नहीं है। इस पूरी चीज में आप बसपा को कहां देखते हैं? बीजेपी के पहले बसपा को ही वो सीट मिली थी, तो और अब दारा सिंह प्रजापति। एक बात तो साफ दिख रही है कि जीत और हार तो छोड़ दीजिए, लेकिन विपक्ष का खेल बिगाड़ना तो इनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं। देखिए, लोकसभा के इस बार के चुनाव में एक बात तो साफ है कि केवल यह मुजफ्फरनगर सीट की बात नहीं है, बाकी सारी सीटों पर भी अगर देखें तो बसपा वोट काटने वाली पार्टी की तरह ही दिखती है। ऐसा नहीं दिखता कि कहीं बहुत मन से या बहुत ज्यादा ताकत लगा के लड़ रही है। और जो इक्वेशन के हिसाब से कैंडिडेट्स भी उतारते हैं उनमें भी इसी तरीके के इशारे मिलते हैं। अब वो इसीलिए विपक्षी शायद लगाते हैं कि बीजेपी के बी टीम है और वोट काटने का काम करेगी, लेकिन वो जो वोट कटेगा वो कहीं कहीं तो वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वोट काटते दिखते हैं, लेकिन कहीं पर बीजेपी का भी वोट काट सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखा, अगर मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुस्लिम वोटर है, उसको बीएसपी अगर काटेगी तो उससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन जो बाकी हिंदुओं की जातियां हैं उन जातियों में कुछ जनाधार जो बसपा का है वो जाहिर सी बात है नुकसान बीजेपी को ज्यादा करेगा, क्योंकि जो वो उनका समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कोर वोटर है वो तो इंटैक्ट है, क्योंकि उसको पता है कि अगर बल्क में वोट नहीं देंगे तो सीट निकलनी ही नहीं है। और इस सब के चलते बसपा का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट अगर पड़ेगा तो वो बीजेपी के थोड़े बहुत फायदे के लिए हो सकता है, लेकिन कमोवेश देखा जाए तो बीएसपी कहीं से बहुत मजबूती से लड़ती हुई नजर नहीं आती। इसलिए मुजफ्फरनगर में वोटों पे तो असर डाल सकती है, लेकिन सीट निकलने की कोई संभावना बीएसपी के लिए तो नहीं दिखती। तो देखिए, मुजफ्फरनगर ऐसी लोकसभा सीट है जो भारतीय किसान यूनियन का गढ़ मानी जाती है। स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत इस सीट पर लंबे समय तक हार जीत तय करते रहे हैं। अब उनके बेटे नरेश टिकैत और राकेश टिकैत भी ऐसा ही दम भरते हैं, लेकिन पिछले चुनाव में इसका असर नहीं दिखा था। अगर आप देखिए कि किसान आंदोलन की शुरुआत यहीं से हुई थी, यहाँ से लेकर ही दिल्ली तक पहुंचे थे और राकेश टिकैत इस आंदोलन का एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे, लेकिन इस वक्त शांत हैं। इसका क्या मतलब निकाला देखिए, नरेश टिकैत के ऊपर इस तरह का आरोप भी लगे हैं और पहले भी देखा गया है कि चुनाव आते आते वो इस तरह का माहौल बनाते हैं कि जैसे किसानों के हितों की बात कर रहे हैं। और ये बात बीजेपी भी कहती है और शायद कमोबेश सब जनता को भी लगने लगा हो। अभी से कुछ दिन पहले किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हो रहा था, चुनाव के वक्त एकदम शांत हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं उनको या तो कोई आपसी समझ की बात है
या फिर उनको लगता है किसान इतना असर नहीं डालेंगे। लेकिन अगर किसानों की इंडिविजुअल बात करी जाए इस संगठनों की से अलग होकर के, तो यहाँ पर किसान बड़ा एक फैक्टर है और रहा है पास्ट में, मतलब कई दशकों तक रहा है, चाहे वो चौधरी चरण सिंह के टाइम की बात हो या फिर टिकैत लोगों के जमाने की बात हो। तो ये असर वोटों के रूप में कितना दिखता है ये बात की बात है, लेकिन ये तय है कि किसान बीजेपी से नाराज है। उसको समझाने की कोशिश बीजेपी ने बहुत की और आगे के लिए वायदे भी किए हैं, अपने जो घोषणा पत्र है उसमें भी किया, और उससे पहले जो चौधरी चरण सिंह को सम्मानित किया, किसानों की आय की बात की और बहुत सारी चीजों की बात की। तो खींचातानी जो वोटों में है उनके साथ ही हो रही है। कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में बात की, समाजवादी पार्टी ने भी की और बीजेपी ने तो की ही। तो कुल मिलाकर के किसान एक ऐसा हिडन फैक्टर है जो अचानक से किसके पक्ष में कितना चला जाएगा कहना मुश्किल है। बाकी सब क्लियर है, जाटों की बात क्लियर है, मुसलमानों की बात क्लियर है, लेकिन किसान बहुत ही साइलेंट वोटर है इस पूरे मामले में, और उसका असर अब देखिएगा वोटिंग के टाइम दिखेगा। ये बात तो आपने बिल्कुल सही की कि सही कही कि नाराज तो हैं किसान सरकार से, लेकिन किस तरफ अब चुनाव के बाद या चुनाव से किस समय वो किस तरफ बैठेंगे वो कहना मुश्किल है। लेकिन टिकैत फैक्टर के अलावा इस बार मुजफ्फरनगर में राजपूत फैक्टर की भी खूब चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि सदना सीट के पूर्व बीजेपी विधायक संगीत सोम और बीजेपी उम्मीदवार संजीव बालियान के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राजपूत समाज से आने वाले संगीत सोम इस सीट पर असर डालते हैं। मुजफ्फरनगर की रैली में सीएम योगी ने दोनों नेताओं के मनमुटाव दूर करवाने की कोशिश की, लेकिन कोशिश कितनी कामयाब रही इसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। तो एक बात तो साफ है कि जब से मुख्यमंत्री जी गए उसके बाद से थोड़ा रुख तो नरम दिख रहा है संगीत सोम का, लेकिन ये भी बात कहीं ना कहीं एकदम क्लियर है कि नाराजगी है। संजीव बालियान और संगीत सोम का मनमुटाव साफ नजर आ रहा है। देखिए, ये नाराजगी केवल चुनाव के वक्त की ही नहीं है। संगीत सोम मुजफ्फरनगर दंगों के बाद एक बड़ा चेहरा बनकर के उभरे थे और लग रहा था कि बीजेपी में उनका कद और बढ़ता जाएगा। विधानसभा में टिकट दिया गया और वो जीते, सदना से विधायक हुए। अब वो सोच रहे थे कि लोकसभा का टिकट मिलेगा, लेकिन जो बालियान है वो बालियान न सिर्फ राजमंत्री हैं बल्कि लगातार 10 सालों से सांसद भी हैं। तो वो जो उनका अपना यहाँ पर पैठ हुई उसके चलते उनको टिकट मिल गया, और संगीत सोम जो कोशिश और तमाम जितनी कवायद कर रहे थे वो सारी की सारी बेकार हो गई। अब वो जो स्वाभाविक से नाराजगी है या समझ लीजिए अंदर के अंदर पीड़ा है वो इस रूप में आ रही, क्योंकि अब वो राजनीति में होता ही है, जातियों की राजनीति, समीकरणों की राजनीति, अपने दबदबे की राजनीति। अब वो जिस जाति से आते हैं ठाकुरों पर उनका दबदबा है, और 10% यहाँ पर ठाकुर हैं, वो उनका जो वहां पर वर्चस्व है या समझ लीजिए जो इन्फ्लुएंस है वोटर्स पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। तो किसी न किसी तरीके से संगीत सोम को जब ये पता है कि उनको टिकट नहीं मिला है, आगे के लिए इनकी 5 साल उनके लिए हाथ से निकल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो नाराजगी दिखाकर ये भी साबित करना चाहते हैं कि मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि कल को अगर सीट नहीं निकलती है तो कहने के लिए होगा कि संगीत सोम को हटा करके आपने नुकसान उठा लिया। दूसरी बात यह है कि भले ही योगी आदित्यनाथ के जाने से या बड़े नेताओं के समझाने से संगीत सोम शांत हो गए हों, लेकिन अंदर अंदर जो नाराजगी है वो नहीं दूर हुई। तभी उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के लिए तो खड़ा हूं, लेकिन जो संजीव बालियान है वो उनसे मेरा उतना अच्छा वो नहीं है, घनिष्ठता नहीं है, यानी उनके लिए सपोर्ट में नहीं हो। तो ये कहीं ना कहीं मैसेज तो दे ही रहा है ना, और इससे वोटर कुछ ना कुछ छिटकेगा जरूर। संजीव बालियान को हैट्रिक लगानी है, तो बिल्कुल हैट्रिक का उनके सामने मौका है, और बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका तीसरी बार टिकट रिपीट किया हो बीजेपी ने। तो ये बड़ी बात है संजीव बालियान के लिए, तो उसको हर हाल में बुलाना चाहेंगे, और शांति से अगर वो अपना चुनाव निकालते हैं तो क्यों अपना बयान दे करके अपने वोटर्स को नुकसान करेंगे। आइए अब देख लेते हैं कि मुजफ्फरनगर में आखिर कब कौन जीता। 1999 में सैयद शहीदुज्जमा कांग्रेस से थे, 2004 में मुनव्वर हसन समाजवादी पार्टी से, 2009 में कादिर राणा बीएसपी से थे, और 2014 में संजीव बालियान बीजेपी से जीते, और 2019 में भी इस पर कब्जा संजीव बालियान बीजेपी का ही रहा। अब इतनी सारी बातें जो भी आपने बताई, अब आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहेगा यहाँ पर? देखिए, मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो वहाँ के स्थानीय मुद्दे, यानी वहाँ के स्थानीय मुद्दे बहुत लोकल नहीं, वहाँ के जो किसानों के मुद्दे हैं, जो जाटों के मुद्दे हैं, जो धर्म के मुद्दे हैं, वो हावी रहने वाले हैं। इस सबसे इतर अगर पूरे लोकसभा चुनाव की बात करें तो मुद्दे बहुत ज्यादा कहीं हावी लोकल स्तर पर दिखते नहीं है। वो जो चुनाव है पूरा वो मोदी बनाम अदर्स है, और बीजेपी इसका फायदा भी पाती है, और कहीं कहीं जहां पर मोदी बनाम अदर्स नहीं है वहां नुकसान भी होता है। और ऐसी जगहों में ये हॉट सीट इसीलिए कही जाती है मुजफ्फरनगर, क्योंकि यहाँ पर अपने इसके खुद के मुद्दे बहुत हैं। जो दंगे के बाद माहौल पैदा हुआ उसके बाद हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बहुत है, जिसको इंस्टिगेट तमाम लगातार अलग अलग नेता करते रहे,
और वो इस उम्मीद में भी बैठे थे कि उनको शायद टिकट मिलेगा तो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। लेकिन अब जो इक्वेशन दिखती है, चाहे वो संजीव बालियान हो, चाहे वो हरेंद्र मलिक हो, चाहे और बीएसपी के कैंडिडेट हो, इन सब के बीच इन्हीं सब तमाम जो वहाँ की बातें हैं उन पर होने वाला है। किसानों के एमएसपी की बात हो, किसानों के हित की बात हो, किसानों को फायदा दिए जाने की बात हो, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। जाटों की अपनी जो पहचान, जाटों की जो अपनी मांगे हैं, उनकी भी बात होने वाली है। उनमें से तमाम किसान भी हैं और तमाम और विकास की बातें भी करते हैं। लेकिन इन सब से अलग जो धर्म वाली बात होती है, हिंदू मुसलमान वाली बात होती है, वो कहीं ना कहीं इंस्टिगेट करने की कोशिश भी होती रहती है और उसको जिंदा रखने के राजनीतिक दल कोशिश करते हैं ताकि उनके वोट पोलराइज हो सके। बीजेपी चाहती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हिंदू एक तरफ पोलराइज हो जाए तो उसका फायदा उनको मिलेगा, फिर जातियों की बात नहीं होगी, केवल हिंदू और मुसलमान की बात होगी। बाकी पार्टियां कोशिश करते हैं किसानों का मुद्दा ज्यादा जिंदा रहे तो इनके अगेंस्ट जाएगा। लेकिन अब जो समीकरण बनते दिखते रहे हैं उनमें किसी एक ऐसे स्थानीय मुद्दे की बात होती नहीं दिख रही है जो कि आमतौर पर चुनाव पे होती है। ना बेरोजगारी की बात होगी, ना शिक्षा की बात होगी, ना स्वास्थ्य की बात होगी। मोदी के वादे, मोदी की गारंटी यहाँ पर काम आएगी। देखिए, घोषणा पत्र में तमाम बातें किसानों के हित की हो, चाहे जाटों के हित की बात हो, ये कही गई हैं। और एक तरीके से बीजेपी इस बार मोदी के चेहरे के साथ ही नहीं गई है, बल्कि मोदी की गारंटी की बात के साथ गई है। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा कि मोदी की गारंटी या किसी नेता की गारंटी की बात भाषणों में नहीं कही जाएगी, लेकिन घोषणा पत्र ही मोदी की गारंटी के नाम से आ गया। तो कुल मिलाकर के जो कुछ भी हो रहा है ये मोदी वर्सेस अदर्स ही हो रहा है। और इसमें जो भी कैंडिडेट जीतता है, अगर उसकी अपनी खुद की बहुत पुरानी साख नहीं है, जो बड़े कद्दावर नेता नहीं है या स्थानीय मुद्दों को लेकर के बहुत चर्चित नहीं रहे हैं, तो वहां सब पे चुनाव जो लड़ा जा रहा है वो मोदी के चेहरे और मोदी की बातों पर गारंटी पर लड़ा जा रहा है। अब इससे पार पा करके विपक्ष अगर कुछ कर पाता है तो शायद सीट निकलना आसान होगा या कहीं कहीं मुश्किल हो जाएगी दूसरे लोगों के लिए। अदरवाइज ये चुनाव जो हो रहा है वो इसी ही माहौल में हो रहा है। तो एक बात तो साफ है कि मुजफ्फरनगर वो हॉट सीट है जो बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गई है। 2014 में मुजफ्फरनगर से बीजेपी ने यूपी फतह किया तो 2019 में बीजेपी के संजीव बालियान ने दिग्गज नेता और जयंत के पिता दिवंगत चौधरी अजीत सिंह को हरा दिया। हालांकि 2019 में बीजेपी आरएलडी के बीच जीत का अंतर महज 6526 वोट का रहा था। एक बार फिर जाटलैंड की इस लड़ाई पर यूपी ही नहीं पूरे देश की नजर है। यहाँ कमल खिलता है या फिर चौधरी हरेंद्र मलिक की साइकिल दौड़ती है या फिर बीएसपी के दारा सिंह प्रजापति कोई कमाल दिखा पाते हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो अब की बार आर पार है और इस शो के जरिए हम फिर किसी हॉट सीट के शानदार विश्लेषण के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।